हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग इस क्लास में मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2018 में आया था। तो देखिए, पेपर को सॉल्व करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो करते हैं पेपर को सॉल्व। तो देखिए, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताइए। आपके ऑप्शन दिए 81 और 83, बी ऑप्शन कह रहे हैं 83 और 87, सी ऑप्शन कह रहे हैं 81 और 89 और डी ऑप्शन आपका कह रहे हैं 83 और 89 कह रहा है। समझा? तो देखिए, अभाज्य संख्याएं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने सारी क्लासें ली होंगी उन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्या है, देखो, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, देखो, स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछे गए 80 और 90 के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे। 80 और 90 के बीच में 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएँ देख लो। आप लोग देख लो, 80 और 90 के बीच में 6 से भाग जाने वाली संख्याएँ लिख लो। ठीक है, एक तो आपका 84 हो जाएगा और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 84 90 हो जाएगी। सही, कौन सी हो जाएगी, 84, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। देखो, 84 से पीछे यहाँ पर कौन सी एक संख्या आएगी, 83। ठीक है, और इसके बाद में कौन सी आएगी, 85। तो देखो, 85 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाएगा। और इसके पीछे देखो 89 और 91। तो देखो, 91 की हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें 80 और 90 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 90 से नीचे ही देखना है। समझे? तो देखो, यहाँ पर 2 संख्याएं निकल के आएँ। आपसे कभी भी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछे तो अभाज्य निकालने का तरीका ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप 6 का टेबल लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी संख्या पूछ रहा है, जैसे आपका 70 से 80 कह रहे हैं, तो 70 और 80 के बीच में 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिख लो। ठीक है, तो 6 से विभाज्य होने वाली ये 2 संख्याएं थी, तो इनके आगे और पीछे बढ़ा के लिख लो, वही संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये 83 लिखा था, इसके बाद में 85 लिखा, तो 85 तो सीधा समझ में आ रहा है, 5 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 89 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 91। देखो, 91 की हम लोग बात नहीं करेंगे, कहाँ तक कि 80 और 90 के बीच की बात कर रहा था। समझे? तो 90 से नीचे कौन सी हो जाएगी, 89। तो आपका देखो 83 और 89 आप लोग चेक कर लो, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। देखो, 83 में अदर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा और 89 में भी अदर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप लोग जैसे डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से नहीं हल कर सकते, तो ऑप्शन में आप लोग चेक कर लो। जैसे 81 लिखा है ना, 81 में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे 87 लिखा है तो 87 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6, 2, 3 में 27 हो जाएगा। अब इसी तरह 81 में 9 का भाग चला जाएगा। तो देखो, 3 ऑप्शन ए बी सी, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उसमें एक एक संख्या क्या है, विभाज्य हो रही है। ठीक है, अदर संख्या से, जैसे ये 9 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। हमसे कह रहे हैं कि इनके बीच में अभाज्य संख्याओं की बात, दोनों अभाज्य होनी चाहिए। तो दोनों अभाज्य किस में हो रही हैं आपकी, ठीक है, डी ऑप्शन में हो रही है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो देखिए, ये कोणों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। सारी चीज़ देखो आप लोगों की कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने में। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप न्यून कोण की बात करते हैं। ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण, आप लोगों को न्यून कोण बताया था। न्यून कोण कब होता है, जब 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण हो तो उसको न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद समकोण की बात कर रहा हूँ। समकोण होता है जब 90 डिग्री कोण हो। ठीक है, देखो 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा है, जैसे 60 डिग्री, 70, 80, ठीक है, 85, तो इसको न्यून कोण बोला जाएगा। ठीक है, यदि आपका 90 डिग्री कोण आ रहा है तो उसको बोला जाता है समकोण बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, समकोण। उसके बाद बात करते हैं अधिक कोण की। किसकी बात करते हैं, अधिक कोण की। अधिक कोण का मतलब हो जाता है आपका 90 और 180 के बीच के कोण को क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोल देते हैं। 90 और 180 के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। उसके बाद बात करते हैं सरल कोण की।
किसकी बात करते हैं? सरल कोण। सरल कोण कैसे कहते हैं? देखो सरल कोण की बात करेंगे तो एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसको बोला जाएगा सरल कोण। क्लियर हो रहा ना? तो आपसे पूछा गया था कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण बोल देंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो देखिए इन सब के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है परिधि, जैसे ये सर्किल वृत्त है ना, इसकी पूरी जो लंबाई होती है इसको बोला जाता है परिधि, ठीक है। ये सर्किल की पूरी लंबाई को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। ये पूरी लंबाई आप लोग ऐसे करके नाप लीजिएगा तो इसको बोला जाता है परिधि बोला जाता है, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr, समझे। अब उसके बाद बात करते हैं जीवा, ठीक है। जीवा का मतलब क्या होता है आपका? जैसे आपका सर्किल है और सर्किल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कह देते हैं। ध्यान रखो, जैसे कोई से भी दो बिंदुओं, ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब उसके बाद बात करता है चाप। जैसे हम लोग चाप की बात करेंगे तो चाप की यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे ये मान लो ये एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो इस ये जो छोटी सी लंबाई होती है इसको एक चाप बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? चाप बोला जाता है। और त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे आपके परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जाती है तो इसको बोला जाता है व्यास, समझे। क्योंकि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है, समझे। और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? जीवा। तो वही कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? विभाजकता का नियम लगाएंगे। और विभाजकता के नियम आप लोगों को एक क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। सारे विभाजकता के नियम आप लोगों को बता दिए थे। यदि कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होती है जब उसका अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, समझे। कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी? जब उसका लास्ट का अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो आप लोग चेक कर लो किस ऑप्शन में 5 दिया। आपके डी ऑप्शन में 5 दिए गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15% का भिन्न रूप होगा। तो इसका भिन्न में पूछा गया, तो आप लोगों को क्या करना है? 15% को भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो भिन्न निकालनी है, बनाना है इसको। तो आप लोगों को पता है कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ 15, ठीक है। परसेंटेज हटाना है तो क्या करना होगा? बटे 100 करना होगा। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। देखो 5 से काटेंगे, 5 से 15, नीचे काटेंगे 20, तो ये बन जाएगा 3/20। कितना बन जाएगा? 3/20। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 3/20 हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 5 क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ से अब आपके स्टार्ट होते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहे राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। कह रहे यदि पूर्णांक 500 हो तो राकेश को कितने अंक मिले? तो देखो इसको हल करना है और देखो कायदे से हल करना होगा, ऐसे ही नहीं कि उल्टा सीधा आप लोग, ठीक है, हल कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले राकेश का प्राप्तांक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65%, ठीक है। राकेश ने जो नंबर प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए? 65% मिले। और यहाँ पे लिखने पूर्णांक इक्वल टू कितना है? ठीक है, पूर्णांक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। अब 500 में से उसे कितने मिले? 65% नंबर मिले। तो हमसे कह रहे हैं कि राकेश को कितने अंक मिले? यहाँ पे लिखना है राकेश को प्राप्त अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 का 65% कर लो। 500 गुणा 65/100 हो जाएगा। क्लियर नहीं? अब देखो 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा। अब 5 का यहाँ पर गुणा कर लो, ठीक है। 5 का गुणा करें, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25, 2 5 का 30, 2, ठीक है, 32 हो जाएगा। तो 325 अंक प्राप्त हुए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका समीकरण दिया, समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिएगा।
तो देखिए इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, समीकरण लिखेंगे। लिखा है 3x - 5 = x + 3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, जो x वाले पद है वो एक साइड करने हैं और बाद बाकी पद एक साइड करने हैं। तो यहाँ पे लिखना है 3x और x इधर आएगा तो -x हो जाएगा और माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। समझा। अब देखो 3x - x कितना हो जाएगा, 3x में से x गया कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 4। देखिए 2018 का बहुत ही आसान सा पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर लगभग इसी टाइप से आता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा हर एक साल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं DLED के, तो ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आते, लेकिन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना होता है। अब ये नहीं कि इसमें शॉर्ट तरीके लगा दो, ठीक है, शॉर्ट में नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप हल करना होगा तभी नंबर मिलते हैं। समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा कह रहा है 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको हल करना है, यहाँ पर लिख लेना वर्ग की भुजा इक्वल टू कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो वर्ग चाहो तो बनाना चाहो तो बना लीजिएगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जैसे ABCD, ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दी गई। हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी देगी, 6, और 6 का स्क्वायर कर लो कितना हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना है, देखो जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, मतलब आप लोग भुजा को ध्यान रखना है। अगर भुजा आपकी सेंटीमीटर में दी गई तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, यदि भुजा मीटर में दी गई तो वर्ग मीटर। ध्यान रखो, क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें वर्ग लगता है, स्क्वायर लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 5 का होल स्क्वायर पूछा गया आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। यही फार्मूला इस सवाल में लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को सारे फार्मूले लिखाए भी होंगे, ठीक है, क्लास में। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या करना है, x + 5 का होल स्क्वायर। तो अब आप लोग कंपेयर कर लो, a की जगह क्या है x, b की जगह कितना है 5, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। अब क्या करना है, a² का मतलब x², उसके बाद क्या करना है 5 का स्क्वायर + 2, a की जगह x और b की जगह कितना हो जाएगा 5। तो इसको हल करो, देखो x², 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 5 दूनी 10x, ठीक है। इसको ऐसे लिखना चाहो तो x² + 10x + 25, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से कह रहे हैं 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमसे 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा है, और आपको एंगल बनाना भी सिखाया था, ठीक है, क्लास में। जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखो लाइन खींचना है आप लोगों को, कोई सी लाइन खींच लो, क्योंकि यहाँ पर कोई माप वगैरह तो दी नहीं गई। तो AB हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रकार में कुछ दूरी लेकर, ठीक है, ऐसे करके दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे इस टाइप से। तो जैसे A पॉइंट पे रखकर एक चाप लगाया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ये C पॉइंट हो गया। फिर प्रकार को कहाँ पे रखना है, C पॉइंट पे रखना है और इस चाप को ऐसे करके काट देना है, ठीक है। अब काटने के बाद क्या करना होगा, ये इस चाप को जहाँ से काट रहा है, ठीक है, वहाँ से होती हुई लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर नहीं, ये लाइन कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए क्या करना है, इसको लिखना भी होगा हमें। क्लियर रखने, जो हमने अब जो बनाया है, ठीक है, जिस टाइप से बनाया, जैसे जैसे बनाया उसको हमने लिखना भी होगा, ठीक है। तो इसकी रचना भी लिखनी होगी, किस टाइप से हमने बनाया। तो यहाँ पे लिखना है, देखो सर्वप्रथम, फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, सर्वप्रथम AB रेखा खींची, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट लिखना है, A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो AB को
सी बिंदु पर काटता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है तीसरा पॉइंट, सी को केंद्र मानकर पहले चाप को काटता हुआ चाप लगाया जो डी बिंदु पर काटता है। तो डी, यहाँ पर डी बिंदु मान लेंगे, यहाँ पर जो काट रहे थे इसको क्या मान लेंगे, डी बिंदु मान लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, चौथा पॉइंट, ए डी को आगे बढ़ाया, या सीधा ये लिख लो ए डी को मिलाया, कुछ भी लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ाया। ठीक है, अब क्या होगा, जो ए डी होगा ए बी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो इसी देखिए इसी पॉइंट इसी में लिख लीजिए, या 5वां पॉइंट लिख लो, ए डी ए बी के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। क्लियर रखने, तो देखो जो आप लोग बनाओगे उसको लिखना भी होगा कायदे से, समझाए, तभी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इतना खींच दिया बस चले आए, ठीक है, तो कायदे से लिख दीजिएगा, क्योंकि बैक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैक लग जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बैक नहीं लगनी चाहिए, तो थोड़ा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए वैसे लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करना है, मासा पूछा गया है। क्या पूछा है, मासा। तो देखो मासा निकालने का तरीका क्या होता है, भाग विधि। तो 13 का भाग पहले करो 39 में, 13 का भाग 39 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 13 या 39, पूरा कैंसिल हो जाएगा, समझे। अब 13 का भाग करना है 273 में, क्या करना है 273 में, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 13 में भाग करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। देखो पूरा चला गया। ठीक है, अब देखो पूरा किससे गया, 13 से चला गया, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो मासा पूछा गया तो यहाँ पे आपका मासा हो जाएगा 13, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2018 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए धन्यवाद।